नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, ये घटना चक्र का आर्थिकी का सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि पीसीएस की परीक्षा अब काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और आरओ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट डाटा है इसमें। इसी वजह से इस लेक्चर को हम आज ही आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं में और बेस्ट कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर से दबा देंगे। देखिए, आज का यह जो लेक्चर है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग लास्ट तक बने रहिए और पूरा लेक्चर आराम से अटेंड कीजिए और साथ ही साथ स्क्रीन पर देखते रहिए लगातार अपने, ठीक है। क्योंकि यहाँ आज के लेक्चर में जो भी डिस्कस किया जाएगा उससे जो है आपको आईएएस की परीक्षाओं के 2-3 प्रश्न मिलने वाले हैं, आरओ के 5 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे और पीसीएस की परीक्षाओं के भी 5 से 6 प्रश्न बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा हो सकते हैं, कम इससे होने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी जो डाटा देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा यहाँ जो चीज़ें कही जा रही हैं वह बिल्कुल सही की जा रही हैं। तो चलिए, जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ जो पहले से जुड़े हुए वह शेयर कर लेंगे और लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा, ठीक है। मेहनत बहुत लगती है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को। देखिए, ऐसा करते हैं ना, डाटा इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसको ना 2 पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा आसानी होगी आपको चीज़ों को याद करने में, ठीक है। एक पार्ट अभी दे रहा हूँ, एक पार्ट आपको कल दे दूँगा, ठीक। चलिए, और जल्दी से जल्दी लेक्चर जब भी अपलोड हुआ करिए उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया करिए आप लोग, क्योंकि उसके 1 से 2 घंटे के बाद मैं नया लेक्चर डाल देता हूँ। आपका लेक्चर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। अभी इसके जैसे ही यह लेक्चर अपलोड किया जाएगा, इसके कुछ देर बाद आपको दृष्टि का लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रात में 10 बजे के आसपास आपको ई दृष्टि वाला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आज हिस्ट्री का लेक्चर हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो असल में थोड़ा बिजी हो गया था। आप लोग जान ही रहे हैं वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं, आंदोलनों का दौर चल रहा है तो व्यस्तता तो होती ही है। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को किया गया था 15वें वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया एनके सिंह को। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में संघीय करों में राज्यों का हिस्सा है। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कर दिया गया 41%, ठीक है। 14वें वित्त आयोग में यह हिस्सा था 42% का, यानी कि संघीय करों में राज्यों का हिस्सा 42% था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से को काट दिया गया क्योंकि अब यह केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। तो अब यह हिस्सा 1% कम होकर के 41% हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए अनुशंसाएं हैं। तो जो 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट है उसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसाएं की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती 1% की है। जो ये वाली कटौती नहीं हो रही, ये हो रही कटौती की किस राज्य के हिस्से के लगभग बराबर है। तो जो कटौती हो रही है वह लगभग जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से के बराबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा था 0.85%। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कर राजस्व जीडीपी के कितने प्रतिशत तक था। जो टोटल जो है कर राजस्व मिल रहा था वो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को वह जीडीपी का 17.5% था। ऐसा 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया वर्ष 2018-19 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की, जो अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व राज्यों का हिस्सा के कितने प्रतिशत है। तो जो 90,000 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को अनुदान स्वरूप देने की बात कही गई है, वह केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के, पहले देखिए करों का 3 हिस्सा होता है ना, एक केंद्र का, दूसरा राज्यों का और तीसरा स्थानीय निकायों का, ठीक है। तो केंद्र अपने हिस्से में से राज्यों का हिस्सा लगा देता है, फिर राज्यों के उनके हिस्से में से राज्यों को जो हिस्सा प्राप्त होता है उस हिस्से में से कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को आवंटित कर दिया जाता है वित्तीय आयोग की सिफारिशों के माध्यम से, ठीक है, अनुदान के रूप में। तो इस वर्ष यह हिस्सा होगा टोटल राज्यों के हिस्से का 4.31%, जिसका अगर अमाउंट की बात करें तो वह है 90,000 करोड़ रुपए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकंड इसे हटा दूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट कब तक, 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करना है। तो 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत करना है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं जो है वर्ष 2021 से लेकर के 2026 तक के लिए होंगी। नेक्स्ट,
केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है, तो केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा जो है वह जीडीपी का 3.5% अनुमानित है। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट अनुमान 2020-21 में राजस्व घाटा अनुमानित है, तो राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 2.7% अनुमानित किया गया है इस वर्ष के बजट 2020-21 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, बजट अनुमान 2020-21 में प्राथमिक एवं प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है, तो बजट अनुमान 2020-21 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.4% और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित किया गया। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट डाटा है, छोड़िए मत कहीं से। ये बार बार क्यों आ जा रहा है भाई, छोड़िएगा मत कहीं से भी कोई डाटा, लगातार स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए। मैं तो कहूँगा 2 से 3 बार लेक्चर को देखिए। चलिए नेक्स्ट, बजट अनुमान 2020-21 में आय प्राप्ति के सबसे बड़े स्रोत हैं, तो आय प्राप्ति के सबसे बड़े स्रोत इस बार के बजट अनुमान में बताए गए हैं उधार और अन्य देयताएं। ठीक है, इनसे 20% की आय प्राप्ति होगी। निगम कर इनसे 18%, वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी इससे 18% की आय प्राप्त होगी कुल आय का, और आयकर या इनकम टैक्स इससे 17% की आय प्राप्त होगी, और अंत में कर भिन्न राजस्व इससे 10% की आय प्राप्त होगी। ठीक है, क्रम अगर जानना हो तो पहले नंबर पर सर्वाधिक आय प्राप्त होगी उधार और अन्य देयताओं से। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहा निगम कर जिससे 18% की आय प्राप्त होगी। तीसरे नंबर पर रहा जीएसटी जिससे भी 18% की आय प्राप्त होगी। चौथे नंबर पर आयकर जिससे 17% की आय प्राप्त होगी, और चौथे नंबर पर रहा कर भिन्न राजस्व जिससे 10% की आय प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं खर्च अनुमानों के बारे में। तो देखिए भैया, बजट अनुमान 2020-21 में व्यय के सबसे बड़े घटक पूछ रहा है, तो कौन कौन से हैं। पहला है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जिस पर कुल 20% खर्च किया जाएगा। दूसरा है ब्याज अदायगी जिस पर कुल खर्च का 18% खर्च होगा। तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जिस पर कुल खर्च का 13% खर्च किया जाएगा। और चौथा है वित्त आयोग और अन्य अंतरण जिस पर कुल खर्च का 10% खर्च होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बार बार पता नहीं क्यों आज ऐड कमेंट ये दुनिया भर की चीज़ें आ जा रही हैं, पीडीएफ लग रहा है थोड़ा सा इधर उधर बन गया है। चलिए नेक्स्ट, बजट अनुमान 2020-21 में कुल सब्सिडी व्यय प्रस्तावित है, तो बताइए बजट अनुमान 2020-21 में कुल व्यय सब्सिडी प्रस्तावित है, सब्सिडी पर कुल व्यय प्रस्तावित है टोटल खर्च का 8.62%। ठीक है, जिसको अगर नंबर में जानना है आपको, ठीक है, थोड़ी उत्सुकता है, थोड़ा कौतूहल है, तो वह है 2,62,108.76। याद रखना है नहीं, ठीक है, मत याद रखिएगा, मत रखिए याद भाई। चलिए नेक्स्ट, कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय होता है, तो देखिए भैया जो कुल सब्सिडी थी 8.6% जो व्यय किया जा रहा था सब्सिडी पर, उस पर टोटल व्यय उस 8.2% का लगभग 44.1%, यानी टोटल सब्सिडी का 44.1% फूड सब्सिडी पर खर्च होता है, खाद्य मद पर खर्च होता है। नेक्स्ट, बजट अनुमान 2020-21 के सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा है, तो हमने बात किया ना, बजट अनुमान 2020-21 में सकल बजट पर ब्याज अदायगी पर कुल व्यय किया जाएगा 18%। ठीक है, जो कि जीडीपी का 3.15% है। ठीक है, अगर नंबर में जानने की उत्सुकता है तो वह नंबर है 7,08,203 करोड़ रुपए। ठीक है, जीडीपी का कितना प्रतिशत है बस ये याद रखिए आप लोग, और टोटल कितना है वो है याद रखिए। ठीक है, इसे याद करना ज़रूरी नहीं है, मैं तो इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2020-21 में कर जीडीपी अनुमानित है, तो कर जीडीपी अनुमान यानी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इस बार अनुमानित किया गया है 10.77% का या 10.7% का। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात है, तो प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात है इस वर्ष का, यानी कि बजट 2020-21 में बताया गया है 5.9%, और अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात बताया गया है जीडीपी का कह रहा हूँ, अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात बताया गया बजट 2020-21 में 4.9%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर किया जा रहा है, तो केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि पर। कुल व्यय का टोटल कितना खर्च किया जा रहा है इस पर, तो 75,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 में बजट के 3 प्रमुख विषय या घटक क्या रहे इस बार के, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बजट के इस बार प्रमुख विषय रहे आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। चलिए नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं।
1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया? तो कुल जो है वह 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक, नेक्स्ट, बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अंश क्रमशः कितने प्रतिशत है? देखो, जितनी कुल प्राप्तियां होंगी उसमें राजस्व प्राप्तियों का अंश होगा 66.43% और उसमें पूंजीगत प्राप्तियों का अंश होगा 33.57%। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां कुल कितनी है? 66.43% बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार। ठीक है, वहीं पूंजीगत प्राप्तियां होंगी 33.57%। चलो अब इनके खर्च के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में से राज्य एवं पूंजी खाते पर क्रमशः कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? तो राजस्व खाते पर व्यय किया जाएगा बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार 46.46%। ठीक है, 86.46। ठीक है, 86.46% जो है वह राजस्व खाते पर खर्च होगा। वहीं पूंजीगत खाते पर खर्च किया जाएगा 13.54%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक जो है मिल्क प्रोसेसिंग का लक्ष्य रखा गया है 108 मिलियन टन का। ठीक, नेक्स्ट, किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी? तो भारत के पास वर्ष 2030 तक विश्व की सबसे बड़ी कार्यशील आबादी होगी। चलिए नेक्स्ट, बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र तथा कौशल विकास हेतु क्रमशः कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो देखो भैया, बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र पर 99,300 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और कौशल विकास हेतु बजट की आवंटित किया गया है 3,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यों के सहयोग से पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल में कितने शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है? तो बजट अनुमान 2020-21 में बताया गया कि राज्यों के सहयोग से पीपीपी मोड में 5 नए और शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है। नेक्स्ट, उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है? तो उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने के लिए निर्वीक योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे? तो भैया देखो, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना हेतु कुल 103 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ठीक है, यह मिशन मोड में चलाया जाएगा। 5 वर्षों के लिए चलाई जाएगी यह योजना। ठीक है, यह मिशन 5 वर्षों के लिए चलाया जाएगा, जिसके तहत बुनियादी ढांचे में निवेश या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई के रेल लाइनों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो इस वर्ष यानी कि बजट 2020-21 में जो है कुल 27,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2020-21 में परिवहन अवसंरचना यानी कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया खर्च करने का? तो देखो भैया, परिवहन अवसंरचना पर कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वित्त वर्ष 2020-21 में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2020-21 हेतु विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है? तो 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु लगभग 22,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि स्थानिक संग्रहालय सहित प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरास्थलों का विकास किया जाएगा। ये 5 पुरास्थल कौन से हैं? तो देखो भैया, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। राखीगढ़ी हरियाणा, हसीना उत्तर प्रदेश, शिवसागर असम, धौलावीरा गुजरात और आदि चनल्लूर तमिलनाडु को जो है इस वर्ष स्थानिक संग्रहालय वित्त वर्ष 2020-21 में स्थानिक संग्रहालय सहित प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, एक सेकंड इसे हटा दूं फिर से। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का पुनरुद्धार करते हुए मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा यह पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। यहाँ पर इसका सही आंसर है पुराना टकसाल भवन कोलकाता में मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट,
और यह भी जानते रहिए कोलकाता में जो भारतीय संग्रहालय है उसका पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। बजट 2020-21 में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट बजट 2000 उसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है। नेक्स्ट बजट 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो बजट 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक संस्थान बनाया जाएगा जिसका नाम है राष्ट्रीय विरासत संरक्षण संस्थान। चलिए नेक्स्ट, बजट 2020-21 में किन 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा को बजट 2020-21 में राज्य के 5 आभूषणों के रूप में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2020-21 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास हेतु क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई? तो जम्मू कश्मीर के लिए कुल 30,757 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए और लद्दाख के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पूछा जा रहा है कि बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमाराज का बीमा दायरा जो वर्तमान में 1 लाख रुपए था उसे बढ़ा करके प्रति जमाकर्ता कितना किए जाने की अनुमति प्रदान की गई? तो अब जो है जो बीमित राशि होगी आपकी बैंक में जमा वह होगी 5 लाख रुपए तक की, जो कि पहले 1 लाख रुपए थी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए पहले आप अकाउंट कितने पैसे अपने पैसे आप कितने रखिए, 10 लाख रखिए, 20 लाख रखिए, 25 लाख रखिए, लेकिन यदि बैंक का दिवालिया होता है, ठीक है, लेकिन 1 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बैंक का दिवालिया होता है, बैंक अगर करप्ट हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, ठीक है, बैंक के पास पैसे नहीं रह जाते, तो आपके न्यूनतम 1 लाख रुपए मिलते थे। ठीक है, आपको न्यूनतम 1 लाख रुपए अवश्य रूप से मिलते थे क्योंकि यह बीमित राशि होती थी आपके अकाउंट पर। ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा अकाउंट में आपके बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5,000 जमा किए और इंतजार कर रहे हैं बैंक कब दिवालिया होगा तो हमको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस अमाउंट को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। न्यूनतम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। हाँ, इसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं, अब 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगा, तब जो है वह 5 लाख रुपए तक की बीमित राशि आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर 2018 और 2019 कितनी थी? तो देखो भैया, आर्थिक समीक्षा 2020 में ग्लोबल जीडीपी बताया गया वर्ष 2018 के लिए 3.6% और 2019 के लिए अनुमान लगाया गया आर्थिक समीक्षा द्वारा 2.9% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत थी? तो देखो वर्ष 2019-20 में वृद्धि दर लगाई गई थी 5%। ठीक है, प्रथम अग्रिम अनुमान के तहत अनुमान लगाया गया है कि जो वृद्धि दर थी 2019-20 में वह थी 5%। ठीक है, यह अनुमान आर्थिक समीक्षा 2019-20 के द्वारा लगाया गया है। ठीक, नेक्स्ट, वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवीए वृद्धि दर अनुमानित है। तो जीवीए वृद्धि दर वर्ष 2018-19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है 6.6% और 2019-20 में जो है यह जीवीए की वृद्धि दर प्रथम अग्रिम अनुमान के तहत अनुमानित की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 4.9% की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य वर्ष 2017-18 में रहे। ठीक है, देखिए प्रति व्यक्ति आय को जो है काफ़ी देर से अनुमानित किया जाता है। ठीक, तो जान लीजिए इसके बारे में। तो देखो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जो शीर्ष आय प्राप्त प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य थे 2017-18 में, वे थे, पहले नंबर पे था गोवा जहां पर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी 4,22,149 रुपये। दूसरे स्थान पर रहा सिक्किम जहां पर प्रति व्यक्ति आय थी 3,17,134 रुपये और तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा जहां पर प्रति व्यक्ति आय बताई गई 2017-18 के लिए 2,03,340 रुपये। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर से यह भाई साहब आ गए, क्या कमेंट करवाना, चलिए बताइए। यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान था? तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 में यह बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी में विश्व में 5वां स्थान हो गया। ठीक है, जीडीपी के संदर्भ में। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का बनाने का लक्ष्य है? तो वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भाई साहब आ ही गए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ? तो
आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कुल 285 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। ठीक है, ऐसा चतुर्थ अग्रिम अनुमान के तहत बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादकता कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी? तो वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादकता थी 2299 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऐसा आर्थिक समीक्षा 2019-20 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 10 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। तो 10 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था 461.2 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा, यह आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व में रेल नेटवर्क के क्रम में किस स्थान पर है? तो भारतीय रेलवे विश्व में रेल नेटवर्क के क्रम में तीसरे स्थान पर है। इसका कुल नेटवर्क है 68,000 किलोमीटर तक का। ठीक, चलिए नेक्स्ट दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। 187.7 मिलियन टन 2018-19 में दूध का उत्पादन हुआ था हमारे देश में। हालांकि काऊ मिल्क के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पूछा जा रहा है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। तो देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बताई गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 में 394 ग्राम प्रति व्यक्ति। सोचिए आप 5 किलो दूध लेते हैं, 2 किलो दूध लेते हैं, मतलब पानी तो होगा ही होगा, दूध ही नहीं है इतना। चलिए नेक्स्ट वैश्विक स्तर पर जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत जो है कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है। भारत की वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है कच्चे इस्पात के उत्पादन में? तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी है 6%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2018-19 में 7.5% से कम होकर के 2019-20 में कितने प्रतिशत आ गई? तो सर्विस सेक्टर में जो है 2018-19 के 7.5% से कमी होकर के 2019-20 में ग्रोथ कम होकर के हो गई 6.9% की। ठीक है, ऐसा प्रथम अग्रिम अनुमान बताया गया है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार। नेक्स्ट तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018 में कॉमर्शियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में यानी कि वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में 8वां है। नेक्स्ट सितंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के अनंतिम आंकड़ों के तहत भारत में प्रति व्यक्ति नीवल दाल उपलब्ध थी। तो भारत में प्रति व्यक्ति दाल उपलब्ध थी 47.9 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, 17.5 किलो प्रति वर्ष। ठीक है, 17.5 किलो उपलब्धि है। आप लोग भर कटोरा दाल पी रहा है। ठीक है, दाल भात और चोखा यही राष्ट्रीय भोजन है इलाहाबाद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जबकि दाल है ही नहीं मार्केट में। बताइए मिलावटी दाल खा रहे हैं कि नहीं? आप खा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ष 2019-20 के अप्रैल सितंबर में मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 13.9% हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु रही। तो निर्यात के हिस्से में 13.9% के हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु रही कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद कोयले के साथ। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ, देखिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019-20 में अप्रैल सितंबर के आयात अंश का सर्वाधिक हिस्सा कौन सा था? तो आयात के अंश के रूप में पेट्रोल, तेल और स्नेकों का हिस्सा सबसे ज़्यादा था, यह था 26.4%। ठीक है, ऊपर वाला या निर्यात का बात की गई थी। ठीक है, कितना था हिस्सा? 13.9%। ठीक है, 13.9% इसका हिस्सा था निर्यात में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद कोयले सहित। और वहीं आयात के हिस्से में सबसे ज़्यादा था पेट्रोल, तेल और स्नेहकों का था 26.4%। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019-20 में भारत के निर्यात में मूल्य के अर्थ में, ठीक है, किसके अर्थ में? मूल्य के अर्थ में पूछा जा रहा है सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। तो मूल्य के अर्थ में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों के क्रम में पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का 16.9%,
दूसरे क्रम पर है संयुक्त अरब अमीरात 9.3%। चौथे स्थान पर है चीन 5.5% के साथ। वहीं चौथे स्थान पर है हांगकांग 3.7% के साथ। और सबसे अंत में सिंगापुर 5वें स्थान पर है 3.1% के अंश के साथ। ठीक है, निर्यात में इनका मूल्य के संदर्भ में भारत में योगदान रहा। और वहीं नेक्स्ट अगर बात करें वर्ष 2019-20 में भारत के आयातों में कुल आयातित मूल्य के हिसाब से शीर्ष देश कौन सा रहा। ठीक है, मूल्य के हिसाब से तो शीर्ष देश रहा चीन 14.5% के साथ। दूसरे क्रम पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका 7.8% के साथ। तीसरे स्थान पर रहा संयुक्त अरब अमीरात 6% के साथ। और चौथे क्रम पर रहा सऊदी अरब 5.6% के साथ। और पाँचवें स्थान पर रहा इराक 4.7% की चीज़ें यहाँ से आयातित की गई मूल्य के संदर्भ में। ठीक है, देखिए वास्तव में इराक से तेल का आयात हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसी वजह से इराक का अंश 4.7% है। और यह 5वें स्थान पर ऐसा देश है जहाँ पर मूल्य के वर्ग में सर्वाधिक आयात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। इससे बड़ी 4 अन्य अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो भारत से बड़ी जो 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं वे क्रमशः पहले नंबर पर पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है और चौथे नंबर पर जर्मनी है और 5वें पर हम लोग हैं भारत के निवासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 एवं 20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार भारत की विकास दर जो है वह 2019 में 5.1% अनुमानित की गई और 2020 के लिए यह अनुमान किया गया 6.5% का। ठीक है, नेक्स्ट जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के अनुसार वर्ष 2019, 20, 21 और 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित एवं पूर्वानुमानित है? देखो भैया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसके तहत जो है वर्ष 2019 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 5% अनुमानित की गई, 2020 के लिए 5.8% और 2021 और 22 दोनों के लिए 6.1% और 6.1%। ठीक है, 2021 के लिए 6.1%, 2022 के लिए 6.1%। नेक्स्ट 10 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की। इस कार्यनीति में किन वर्षों का उल्लेख है? तो देखो भैया, भारतीय रिजर्व बैंक की जो वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय कार्यनीति है वह 2019 से 24 तक के लिए लागू रहेगी। ठीक है, यह 10 जनवरी 2020 को रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 अपनी श्रृंखला के किस क्रम की रिपोर्ट है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट या फिर ISFR 2019 जो है यह अपनी श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, देखो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है? तो देश में कुल वनावरण है ISFR 2019 के अनुसार 71.22 मिलियन हेक्टेयर का या फिर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर का। कुल भौगोलिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 21.67% भाग वनावरण से घिरा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण है। तो ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण है 9.50 मिलियन हेक्टेयर का। ठीक है, अगर बात करें वर्ग किलोमीटर की तो 95,027 वर्ग किलोमीटर का पूरा जो क्षेत्र है भारत का वह वृक्षावरण से घिरा हुआ है। और अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% भाग वृक्षावरण से आवरित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ISFR 2019 के अनुसार कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो 2.89 और 21.67 मिलकर के हो गए 24.56% कुल भौगोलिक क्षेत्र का और 80.73 मिलियन हेक्टेयर या फिर 8,07,276 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वह ISFR 2019 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए इस पूरे लेक्चर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 ही पेज है, ज़्यादा पेज नहीं, लेकिन डाटा इतना ज़्यादा है डाटा कि एक बार में डिस्कस कर दूंगा तो आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कल इसके बारे में 2 पेज और डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चलिए आराम से, ताकि चीज़ें आप 2 से 3 बार लेक्चर को भी तो देख सकें आराम से, है कि नहीं। चलिए
पूछा जा रहा है कि आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2019 में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई? तो 3,976 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2019 में। नेक्स्ट, आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2019 में कितने प्रतिशत वन क्षेत्रों की वृद्धि हुई? तो यहाँ पर किलोमीटर की बात की गई थी, 3,976 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अगर प्रतिशत के रूप में बात करें तो आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2019 में कुल जो प्रतिशत के रूप में वृद्धि हुई थी वन क्षेत्रों में वह थी 0.56%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2019 में पहाड़ी एवं जनजातीय जिलों में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? तो देखो, वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई पहाड़ी एवं जनजातीय जिलों में क्रमशः पहाड़ी क्षेत्रों में 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई और वहीं जनजातीय जिलों में वृद्धि दर्ज की गई 1,181 किलोमीटर की आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आईएसएफआर 2019 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं, आईएसएफआर 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई वहाँ के वनावरण में? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आईएसएफआर 2017 की तुलना में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई आईएसएफआर 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट, आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2019 में देश में मैंग्रोव आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो देश में मैंग्रोव आवरण की वृद्धि हुई है आईएसएफआर 2017 की तुलना में 2019 में 54 वर्ग किलोमीटर की। नेक्स्ट, आईएसएफआर 2019 यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट है आईएसएफआर का मतलब, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब बताइए, आईएसएफआर 2007 ये तो हो गया ना। आईएसएफआर 2019 में भारतीय वनों एवं वनों के बाहर के वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक कितने मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है? तो वनों के बाहर वृक्षों का अनुपात जो है, वृद्धिमान स्टॉक जो है वह 5,915.76 मिलियन घन मीटर अनुमानित आकलित किया गया है आईएसएफआर 2019 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आईएसएफआर 2019 में 17 राज्य या संघीय क्षेत्रों में उनके भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक भाग वनाच्छादित है। ठीक है, याद रखिएगा स्टेटमेंट भी सारी। ठीक है, 17 राज्य या संघ शासित क्षेत्र ऐसे थे कि उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक भाग वनाच्छादित थे, जबकि इनमें से कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश ऐसे थे जिनके भौगोलिक क्षेत्रों का 70% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है? बताइए। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग वनाच्छादित है। ठीक है, जबकि टोटल ऐसे 33 राज्य हैं, 17 राज्य हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वनाच्छादित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वन योजना आयोग के अनुसार निर्धारित मानदंडों के अनुसार देश में कुल कितने पहाड़ी जिले हैं? तो देश में कुल 140 पहाड़ी जिले हैं। ठीक है, पहाड़ी जिलों में 2017 से 2019 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है बताइए? तो वह हुई है 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक, अब देखिए, तो देखिए देश में कुल 144 पहाड़ी जिले हैं जो कि 16 राज्यों या संघीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। देखिए, योजना आयोग के द्वारा निर्धारित के मानदंडों के अनुसार समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तालुका पहाड़ी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जिन तालुकाओं या ब्लॉकों की ऊंचाई 500 मीटर से अधिक है समुद्र तल से, वे जो है आते हैं पहाड़ी श्रेणी में। ठीक है, तालुकाओं की पहाड़ी श्रेणी में आते हैं। और जिस किसी जिले में ऐसे तालुकाओं का कुल क्षेत्रफल जिले के क्षेत्रफल का आधे से अधिक होता है, वह जिला पहाड़ी जिला कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आईएसएफआर 2019 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण कितना है? तो कुल वनावरण है देश के पहाड़ी जिलों में आईएसएफआर 2019 के अनुसार 2,84,000 नहीं होगा, यह होगा, एक सेकेंड, यह हाँ 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है। सही है, 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है। इन जिलों का अगर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो पहाड़ी जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 40.30% भूभाग वह वनावरण या फिर वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम के तहत देश के कितने जिलों को जनजातीय जिलों की श्रेणी में रखा गया है? तो भारत के एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम के तहत
देश के 218 जिले जो कि 27 राज्य और संघीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, उन 218 जिलों को जनजातीय जिलों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, जनजातीय जिलों में वनावरण कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई 2017 से 2019 की तुलना में, बताइए। तो यह वृद्धि दर्ज की गई 1181 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, 2017 से 2019 की तुलना में ISFR के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट, ISFR 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों में कुल वनावरण कितना है? तो जनजातीय जिलों में कुल वनावरण है 4,22,351 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, यानी कि जनजातीय जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% भाग वनों से आच्छादित है। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट बात करेंगे अगले डिस्कशन में इन सब आंकड़ों के बारे में। बस 2 पेज के और ये आंकड़े हैं। ठीक है, नीचे वाला पेज थोड़ा एरर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।